RR भाई, आप हमारे देश के एक एक्टर हो, आपको लगता है पीपल लुक एट राजकुमार राव एज अ कंपटीशन? जब भी कोई हॉरर फिल्म बन रही होती है तो सेट पे भी कुछ चीजें हो जाती हैं। स्त्री में हुआ था है जहां आप शूट कर रहे होते हो, आपकी परफॉर्मेंस उस जगह से भी अफेक्ट हो जाती है। हाँ, एनर्जी सही नहीं थी सेट की. दिस इज नॉट द काइंड ऑफ फिल्म्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ. पता रहता है कि खराब फिल्म बन रही है, समझ आता है. सेकंड थर्ड ही समझ आता था कि ये ना मिस फायर हो गया है. आपसे पार्ट्स छीने गया. You have some benefits of coming from a film family. मुंबई के पूरे सफर में प्री फेम के सबसे मुश्किल मोमेंट के बारे में बताइए. अकाउंट में आई थिंक कुछ 18 रुपए बचे थे और मुंबई जैसे शहर में तो लोग मुझे बोलते हैं अरे आपने LSD से शुरुआत की, सो डेयरिंग, सो नाइस. लाइक भाई से कोई बुफे था नहीं मेरे पास. किसी ब्लाइंड इंसान का कैरेक्टर निभा रहे हो एज एन एक्टर, क्या आप खुद भी सीन के दौरान ब्लाइंड हो जाते हो? जब आप एक कॉन्स्टेंटली एक चीज करते रहते हो ना तो मसल मेमोरी बन जाती है आपकी. डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि फिल्म खत्म हो जाए और ये मेरे साथ ही रह जाए. हुआ है कभी? न्यूटन में हुआ था. कि एक्टिंग की एबिलिटीज बहुत पाड़ू है. आपके हसल में ना एक कट्टरता दिखाई देती है. लोगों को लगता है कि अरे अब तो सक्सेस हो गई तो बहुत आसान है, बट ट्रस्ट मी, मुझे तो लगता है कि अच्छा इंसान अगर है तो वो अच्छा आर्टिस्ट बनेगा. राजकुमार राव के आपने काफी सारे इंटरव्यूज देखे होंगे. इनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था बहुत पहले 2019 में, पर तब मैं भी खुद बच्चा था. एंड आई फील कि राजकुमार भाई भी ना एक अलग इंसान थे. इन 5 सालों में मैं भी बदला हूँ, ये भी बदले हैं, और इनके साथ एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं TRS पर. बहुत डीप कॉन्वर्सेशन करी इनके साथ. यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. इनकी नई फिल्म श्रीकांत रिलीज हो रही है 10 मई को. डेफिनेटली जाकर थिएटर में देखिए वो फिल्म. पर तब तक इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए. एकदम भाई वाली कॉन्वर्सेशन करिए इनके साथ. तगड़ा पॉडकास्ट है, एंजॉय कीजिए. राजकुमार राव ऑन TRS. राजकुमार राव भाई, कैसे हो? मैं अच्छा हूं रणवीर, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ. पिछली बार जब मैंने आपको देखा तो तब एज अ पॉडकास्टर आई वॉज इन अ वेरी जूनियर फेज. आई थिंक यू वर द 13th या 14th एपिसोड एवर, और अभी एपिसोड नंबर 650 तक पहुंच चुके हैं. वाओ, लुक एट योर ग्रोथ, बट आई एम सो हैप्पी. फर्स्टली थैंक यू. उस फेज में जितने भी लोगों के साथ पॉडकास्टिंग करी उन सारों के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है हमेशा. तो आप उनमें से एक हो. तो यू ऑन माई फर्स्ट एवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. बट लिसन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आई एम सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज मैं बहुत ही एविड वॉचर हूँ. Thank you. I watch almost all your podcasts, and of course, you talk about so many things in life, and some of them are my favorites as well. So thank you for doing this. Thank you भाई. आप भी बहुत बदले हो इन सालों में. मुझे याद है कि उस शूट के दौरान ज़्यादा डीप बातें नहीं हुई थी हमारी. करेक्ट. पर एक बार आई थिंक लॉकडाउन के दौरान एक लाइव स्ट्रीम करी थी साथ में. और वहाँ आपने कहा था कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ चुके हैं. क्या था वो बदलाव? आई थिंक पेरेंट्स के जाने के बाद ना, और डेथ को इतना क्लोजली देखने के बाद, वो बहुत चीज़ें बदल गई थी. मतलब पेरेंट्स की डेथ के बाद कुछ हुआ. मतलब मैं जहाँ बड़ा हुआ था, मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल था. मैं उस वाले घर में था कि जहाँ गुड़गांव में, जब छोटा शहर था वो, तो जब सुबह 4:30 बजे हम लोग भजन मम्मी चलाती थी, ऑल लखा जी, नरेंद्र चंचल, तो मुझे बहुत मज़ा आता था. 4:30 से ऐसा 5:36 ये माहौल रहता था घर पे. फिर मैं रेडी हो रहे होते थे हम सब. मैं ताइक्वांडो क्लास में जाता था, वापस आता था, तैयार होकर स्कूल जाता था. बट देन व्हेन आई लॉस्ट हर, मुझे आज भी बहुत क्लियरली याद है कैसे जो मुझे एक चीज़ बहुत खटकी ना, व्हेन यू डाई, लाइक व्हेन समवन डाइज, सडनली आपका नाम चला जाता है. पीपल कॉल यू बॉडी, लाइक आई वोंट कॉल, बट पीपल अराउंड विल बी लाइक के अरे बॉडी आ गई है, बॉडी को कहाँ रखना है, अरे बॉडी का मुँह इधर करो ना. एंड दैट जस्ट चेंज समथिंग इन मी के लाइक हु आर वी, लाइक आइडेंटिटी क्या है हमारी. इवेंचुअली बॉडी है. बेसिकली इट मीन्स सोल इज एवरीथिंग. ये तो एक बॉडी है जिसको लोग बॉडी ही को लाएंगे बाद में. सो इट्स अ सोल दैट वी हैव टू कनेक्ट टू. फिर डैड का हुआ 2 साल बाद, 2 साल बाद. Then Patra's father passed away in COVID, तो वो बहुत क्लोजली देखा.
सो आई थिंक ये सब चीज़ें देना रियलाइज कि लाइक लाइफ इज़ टू लिव, या लाइफ इज़ टू बी हैप्पी, बी कंपैशनेट, बी काइंड, एंड यू नो इवेंचुअली बिकॉज मुझे लगता है कि मरने के बाद हम we just become memories, nothing else. We just become either a bad memory or a good memory for someone. So I chose that I want to be a good memory for everyone. Through work? Through work, through myself, through how I am with people. You know, लोग आपके काम को तो of course सब याद रखेंगे, पर आपके जो आसपास के मुश्किल से 100 लोग जो होते हैं बहुत क्लोज निट, जो जिन्होंने आपने उनकी ज़िंदगी को टच किया है, they should know me as I should remind them as like a happy memory. कि जो मेरे मन सोचे तो एक अच्छी मेमोरी के साथ आए। खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स मिल सकते हैं। पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें। आपका भाई आपके लिए लेके आए एक कोर्स, डेफिनेटली चेक आउट BioBiceps स्किल हाउसेस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स। कहते हैं कि पीपल विल फॉरगेट what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Exactly. यानी कि अगर क्या आपने किसी के दिल को छुआ है, क्या अपने काइंडनेस के साथ बातें करी है, ये लोग याद रखते हैं। करेक्ट। अब आप कैसे हो 2024 में? अभी भी वैसा ही हूँ। आई थिंक कोविड के बाद एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ की कि कैसे यार जो काम की बात अगर करें तो मुझे ऐसा ही काम करना है जो जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है जी। मुझे कोई वैसा वाला, बीच में मैंने 2-3 फिल्में शायद ऐसी की थी जो नॉट फॉर मॉनेटरी पर्पसेस बट इमोशनल रीज़न से, या शायद लोगों ने बोला ये करनी चाहिए, यू नो आप कई बार आप ब्रेन वॉश हो जाते हो, कोई बहुत कन्विंसली आपको बोलता है कि ये करनी चाहिए, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, जैसे शुरुआत हुई थी ना, जो फिल्म्स में करता आ रहा था, न्यूटन, LSD, ट्रैप्ड, मुझे वैसा ही काम करना है अभी। तो उसी चलते अभी जो श्रीकांत भी आ रही है, दिस इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स जहाँ पे एज एन एक्टर मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं जब घर जाता हूँ रात को काम करके तो मैं इतना खुश और टायर्ड होता हूँ कि आज कुछ हुआ, आज कुछ अच्छा क्रिएटिव काम हुआ। अदरवाइज़ ख़राब फिल्म में जब आप वापस आते हो ना तो आपको गुस्सा आता है कि कल ना वापस जाना है और इसी सेट पे वापस जाना है। तो आई थिंक दैट्स द वर्स्ट फीलिंग। पता रहता है कि ख़राब फिल्म बन रही है, समझ आता है वो सेकंड थर्ड ही समझ आता है कि ये ना मिस फायर हो गया है। ख़राब फिल्म से ज़्यादा आई थिंक जब एक पूरी टीम, पूरी यूनिट, योर मेकर, यू नो इफ इट्स नॉट, अगर वो लाइक माइंडेडनेस नहीं है ना, अगर आप एक ही सतह पर नहीं सोच रहे हैं और दो अलग बहुत ही स्कूल ऑफ सिनेमा हैं, तो फिर मैच नहीं हो पाता है। वाइब से भी पता चल जाता है। वाइब से आई थिंक नहीं, कई बार क्या होता है इंसान अच्छा होता है पर आपको लगता है यार मेकर क्यों, लाइक यू नो दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ फिल्म्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ। कई बार ऐसा हो जाता है। पर हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन देन यू हैव फन, यू चैट विद देम, यू टॉक टू देम, बट दैट्स अ डिफरेंट आइडेंटिटी। पर आपको पता है कि शायद एक फ्लॉप फिल्म बन रही है, ये पता चल जाता है। हाँ। फ्लॉप हिट का पता नहीं है ऑनेस्टली, फ्लॉप हिट का पता नहीं फॉर मी ऑनेस्टली। फ्लॉप हिट का इतना मायने नहीं है जितना कि अच्छी फिल्म बन रही है कि ख़राब फिल्म बन रही है, वो समझ आ जाता है। पर उसके लिए आपको उतनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। ऑफकोर्स नोबडी गोज आउट थिंकिंग कि चलो एक ख़राब फिल्म बनाते हैं, जी। स्पेशली आई एम श्योर प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। पर क्योंकि सिनेमा देखा है, बहुत इंटरनेशनल सिनेमा देखा है, फिल्म स्कूल में पढ़ाई की है, तो एक आइडिया हो जाता है कि यार ये अच्छी नहीं है, मेरे लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है लोगों को बहुत अच्छी लगे, पर ये वो नहीं है जो जिसका हिस्सा बनने में मुझे बहुत खुशी होती है, पर मैं हूँ। आपके सामने बैठकर बहुत खुशी फील हो रही है। अरे थैंक यू, क्योंकि लाइकवाइज। वही मतलब जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है आपके लिए उस वाले पॉडकास्ट के लिए। तब फिल्म वर्ल्ड की बहुत कम हस्तियाँ पॉडकास्ट करने के लिए तैयार थी और आप तैयार थे, तो इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी कि आपने अपॉर्चुनिटी दी। दैट्स द नहीं मैं कौन हूँ देने वाला यार, मतलब बहुत मज़ा आया था, बट मुझे याद है वो कॉन्वर्सेशन याद है आपको? थोड़ी बहुत याद है। वाइब अच्छी लगी थी मुझे आपकी। पर आई फील कि तब मैं 26 ईयर्स का था और अभी 5 सालों में थोड़ी मेंटल ग्रोथ भी हो चुकी है, इसलिए अब मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा जो मुझे तब कहनी थी आपसे पर नहीं कह पाया, आई कुडंट आर्टिकुलेट इट। मुझे अब आपसे ये कहना है एज अ 31 ईयर ओल्ड कि आपकी हसल को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हो, टोटली सेल्फ मेड, टोटली बेस्ड ऑन क्राफ्ट, टोटली बेस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट। आई एम 500% श्योर आपने बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया, और ये मैं ट्रेडिशनल मुश्किलों के बारे में बात नहीं कर रहा, ये आराम नगर के स्ट्रगल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जो इंटरनल मुश्किलें होती है स्पेशली फेम के आने के बाद उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उसे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि अब पता चल जाता है कि हु हैज़ एक्चुअली वर्क द वे थ्रू।
एक शब्द का इस्तेमाल मैं करना चाहूँगा तो डोंट माइंड, बट आपके हसल में ना एक कट्टरता दिखाई देती है. अब यू वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड यू जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, तो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट. थैंक यू भाई. तो यही था आज का पॉडकास्ट दोस्तों. नहीं, हमने एक दूसरे को थैंक यू कहने के लिए पॉडकास्ट किया था. मैंने कुछ गलत कहा अब? नहीं, गलत नहीं कहा. ऑफ कोर्स लोगों को लगता है कि अरे अब तो सक्सेस हो गई तो बहुत आसान है, बट ट्रस्ट मी, मुझे तो लगता है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर मुझे लगता है कि हर कोई ना अपने लेवल पे हासिल कर रहा है. चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, पर हसल जो है ना ये जाती नहीं है. हर कोई कर रहा है और उसका लेवल अलग हो सकता है, पर हसल तो है लाइफ में. आई थिंक अगर हसल नहीं है तो फिर ग्रोथ भी नहीं है. तो फिर क्या है, वो जो कुछ है नहीं, फिर मतलब आप जहाँ हो ना वहीं रहोगे. क्यों जी रहे हो फिर? मतलब आपको लग रहा है कि फिर आप काम मत करो ना. फिर आपको ये कि फिर आप इसमें मत अपना ध्यान दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, काम भी खराब होगा, बिकॉज आपके अंदर वो पैशन ही नहीं बचा है हसल करने का. बाय हसल आई डोंट मीन कि काम ढूंढने की हसल, मतलब उस काम की भी हसल कि जिस काम में आप हो उसको कैसे बेहतर बनाऊं, उसमें कैसे ग्रो करूं, वो भी एक हसल है. तो मेरे लिए तो वो हसल आई थिंक जिंदगी भर का एक प्रोसेस है जो रहेगा हमेशा. मुंबई के पूरे सफर में प्री फेम के सबसे मुश्किल मोमेंट के बारे में बताइए और पोस्ट फेम के सबसे मुश्किल मोमेंट के बारे में बताइए. प्री फेम का सबसे मुश्किल मोमेंट फिनेंशियली था. आई थिंक काम ना मिलना, ऑफ कोर्स वो तो था ही कि 2 साल यही आराम नगर, महालक्ष्मी टाउन, बहुत जगह जहाँ भी लगता था, थोड़ा सा आइडिया होता था कि जहाँ पे शायद कुछ ऑडिशन टाइप हो सकता है, तो वहाँ पहुँच जाता था मैं अपनी एक शो रील लेके हाथ में. पर लेकिन माँ ने बहुत सपोर्ट किया. माँ ने बहुत सपोर्ट किया. जब भी लगता था कि अरे पैसे नहीं बचे अभी अकाउंट में, तो फ़ोन कर देता था मैं, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ करके भेज देते थे कि 5,000 रुपये डाल दिए. लेकिन एक बार मुझे याद है कि मेरे अकाउंट में आई थिंक कुछ 18 रुपये बचे थे. 18? हाँ, 18 रुपये बचे थे मेरे अकाउंट में, और मुंबई जैसे शहर में. तो मुझे लगता अब क्या होगा यार, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत बचा के चलता था. हम 3 लोग एक छोटे से फ्लैट में रहते थे. मैं अपना लंच स्किप करता था. मैं एक 4 रुपये का पार्ले जी लेता था. उस टाइम को पता नहीं था कि डाइटिंग वाइटिंग क्या होती है, तो कुछ समझ नहीं, आइडिया नहीं था कि पार्ले जी डेली नहीं खाना चाहिए. और छोटा सा या तो मैं कोई कोक या फ्रूटी का एक छोटा वाला बॉटल लेता था, वो मेरा लंच होता था. तो मेरा कुछ ऐसा 12 रुपये में लंच हो जाता था. लेकिन फिर 18 रुपये बचे थे एक दिन शाम को. मैंने कहा आप क्या करेंगे. तो लकीली मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, FTI से, तो हमारी कम्युनिटी है काफ़ी, सब बहुत बैचेज़ हैं हमारे, सीनियर जूनियर. तो आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं कि यार क्या कर रहे हो, डिनर हो गया, बन गया तुम्हारे घर, मैं आ जाऊँ क्या. तो वो दिन मुझे याद है कि जब सिर्फ 18 रुपये थे अकाउंट में, और ऐसा था कि अब आज का डिनर और कल का ब्रेकफास्ट कैसे होगा. किसके घर जाते थे? बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स हैं, बहुत सारे हम लोग हैं आसपास ही, सब लोग यहाँ यहीं रहते थे, यारी रोड पर. तो दिस इज प्री फेम. दिस इज प्री फेम. हेल्थ पर असर पड़ा? हेल्थ पर असर नहीं पड़ा. मुझे अच्छा लगता था ऑफकोर्स वर्कआउट करना, तो मैं वर्कआउट तब भी करता था, पर कुछ गाइडेंस नहीं थी, ट्रेनर की औकात नहीं थी कि ट्रेनर रख ले, उसके पैसे नहीं थे. तो जो भी समझ में आता था कि हाँ बचपन से थोड़ा जो देखा था गुड़गांव में कि भैया वगैरह जिम में क्या करते हैं, तो वही करता रहता था. कि मुझे लगता था कुछ करना है, घर पे नहीं बैठना है सिर्फ. या तो फिर जिम किया सुबह सुबह, या रनिंग कर ली, उसके बाद कुछ पढ़ाई की, फिर ऑडिशन दिए पूरा दिन. ऑडिशन नहीं है तो मीटिंग एटलीस्ट की, जितने लोगों को मिल सकते हैं. फिर शाम को घर पहुंच के फिर अपनी एक्टिंग पे काम किया. ऑलमोस्ट हर दिन अपने आर्ट फॉर्म पे काम किया, और उससे बहुत खुशी मिलती थी. वो जो दिन का 2 घंटा मैं अपने काम को देता था ना, बिकॉज आपको हर दिन एक्टिंग करने को नहीं मिलती है उस दौरान, लेकिन जब वो 2 घंटा अपने काम को देते हो, लगता है कि आज कुछ किया, इट वॉज वर्थ इट, कि आपने जिस चीज़ को आप इतना प्यार करते हो वो किया. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूँ आप 1 महीना पॉडकास्ट नहीं करो, यू विल मिस इट, राइट. ऐसा होगा कि नहीं यार करना है यार, दिस इज़ माई वर्क, आई लव इट. तो वो 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी था वो डेली एक दिया हुआ था. उसके बाद वही फिर दोस्त बैठ के आज अच्छा तूने क्या किया, कहाँ क्या क्या था, किधर चल रहा है ऑडिशन, ये सब. दैट वॉज अ फेज, बट वॉज आई एन्जॉयड इट, आई थॉरली एन्जॉयड इट. मैं मानता हूँ कि बहुत अलग अलग टाइप के मेहनत होते हैं, ठीक है, और इस पूरे स्पेक्ट्रम में से 2 सबसे ज़रूरी टाइप की मेहनत पहली होती है वो जो आपने पहले कहा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा क्राफ्ट, एक ऐसा आर्ट फॉर्म जहाँ आपको बहुत मज़ा आ रहा हो, जहाँ करते हुए भी मज़ा आ रहा हो, इवन दो यू आर वेरी टायर्ड डूइंग इट, फिर भी मज़ा आ रहा है. वो बहुत ज़रूरी टाइप की मेहनत होती है, क्योंकि दैट लीड्स टू सक्सेस ऑफन. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की मेहनत वो होती है जो आप अकेले में करते हो. करेक्ट. जब उसके लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे, एग्जैक्टली, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, पर आप फिर भी लिख रहे हो या कुछ तो कर रहे हो. सबसे इंपॉर्टेंट वही है. आई थिंक वही मेहनत आपको
औरों से अलग बनाती है। क्योंकि आपके पास वो फ्री टाइम है, अभी उस Correct. फ्री टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो, करेक्ट, पर एक्चुअली आप कोशिश करोगे खुद पर काम करो। एग्जैक्टली। और जब मैं ये सब कर रहा था तब लकीली रील्स वील्स भी नहीं थे, तो बैठ के सिर्फ ये नहीं कर रहे होते थे। फिल्म देखते थे, कुछ पढ़ाई करते थे। बल्कि एक्चुअली मेरी जो आई वुड से मेहनत की शुरुआत है ना, वो क्लास 12th के बाद ही शुरू हो गई थी। मैं गुड़गांव से जब मैंने 12th के बाद मैंने श्री राम सेंटर, एक फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मंडी हाउस में एक एक्टिंग स्कूल है, वहाँ अप्लाई किया था। वहाँ मेरा हो गया था। बच्चा ही था मैं, ऑफकोर्स 18 साल का। तो फिर कॉलेज में था कि कॉलेज में एडमिशन लेना है क्योंकि ग्रेजुएशन करनी है ऑफकोर्स। तो मैंने आत्माराम कॉलेज में पढ़ाई की। तो उन्होंने बोला मुझे किसी ने बोला बस पास बन जाएगा आपका, अगर आप कॉलेज में चले जाओगे तो बस का खर्चा बच जाता है। अच्छा, वो काफ़ी बाद में पता चला। सर अच्छा, क्योंकि उससे पहले साइकिल पे भी मैं जाता था और मेरे पास वॉकमैन था, उसमें मैं, बहुत फिल्मी बात है बट लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, चांद तारे तोड़ लाऊं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐसे कुछ 10-12 मैंने उस टाइम हम रिकॉर्ड कर सकते थे ना कैसेट पे। तो वो मैं लगा के और साइकिल पे जाता था 70 किलोमीटर्स अप एंड डाउन, और बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। तो फिर किसी ने कहा बस पास बन जाता है, कॉलेज में चले जाओ। तो मैं गया कॉलेज का, मैंने ईसी कोटा में अप्लाई किया। तो उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए? सर जो भी मिल जाए। तो उन्होंने बोला हिस्ट्री ऑनर्स। आई सेड ओके। आर्ट्स? आई सेड ओके। तो मैंने फिर आर्ट्स में ले लिया बस पास के चक्कर में। और लकीली जिस कॉलेज में मैं गया आत्माराम में, उसी साल वहाँ पे थिएटर शुरू हो गया। तो मैं कॉलेज में थिएटर करता था दिन भर, फिर मैं शाम को बस पकड़ के मंडी हाउस जाता था, वहाँ थिएटर करता था। तो ये 3 साल ये दौर चला। फिर FTI में अप्लाई किया, फिर वहाँ हुआ। तो आई थिंक इट वॉज गॉड्स प्लान। इट वॉज ऑलवेज ऊपर वाले का ये हमेशा से ये प्लान था कि इसको इसी लाइन में जाना है, इसको यही करना है लाइफ में, इसलिए इसको धरती पे भेजा है मैंने कि तू एक्टर बनेगा। कि भगवान भी चाहते थे, भगवान भी चाहते हैं एक कोई तो संकी बने जो LSD करे, जो ट्रैफ्ट करे। करेक्ट, कि कोई तो ऐसा निकले। तो उन्होंने भगवान मुझे गाइड करते रहे सब जगह कि अब चल यहाँ पे भी थिएटर शुरू रहता हूँ मैं तेरा, कॉलेज में भी चल, यहाँ पे भी एडमिशन हो गया, चल FTA में भी एडमिशन करा दिया, अब बॉम्बे आ जा। तो आई थिंक वो भगवान की माया थी। मतलब एक विजुअलाइजेशन है जहाँ है। आप एक इंसान हो, ठीक है, यू आर इन अ ह्यूमन बॉडी, और Yeah. अभी भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ है ऊपर वाले का। है। मैं मानता हूँ और हमेशा रहता है, मैं मानता किसी हूँ, भी रूम में जाओ वो हाथ रहता है आपके साथ। मैं मानता हूँ। और जितना आप उस प्रेजेंस को फील करोगे उतना ज्यादा वो प्रेजेंस की आई ताकत। जेन्युइनली बिलीव आई एम अ गॉड्स किड, मतलब 2000% आई एम अ गॉड्स किड। क्योंकि सिचुएशंस की वजह से मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है कई बार मेरी ज़िंदगी में, मैंने महसूस किया है कि कई बार कहीं मैं कुछ फंस गया हूँ और कुछ नहीं हो रहा है बचपन से, कि यार ये कैसे होगा, प्लीज़ भगवान कुछ करा दो, और कुछ हो जाता था चमत्कार। तो इसलिए कुछ तो है। मुझे कोई लेके चल रहा है साथ में। कमिंग टू पोस्ट फेम लाइफ, पोस्ट फेम, आई थिंक पोस्ट फेम की भी हसल अलग है। उसमें जो हसल है वो ये है कि बहुत लोगों को ऐसा ये लगता है कि शायद आपको जिम्मेदारी बढ़ जाती है, टुवर्ड्स योर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। गुड़गांव में मेरी फैमिली है, वो सब बढ़ जाती है। बट देयर इज दिस परसेप्शन कि यार ये तो ना, जैसे मुझे भी लगता था जब मैं गुड़गांव में था, जो ओम शांति ओम में एक सीन है कि एक्टर्स तो ऐसे उतरते होंगे और ऐसे मखमली चप्पल आती होगी नीचे और फिर आंख बंद करके जूस पीते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वी आर वेरी रियल पीपल, बहुत ही रियल ज़िंदगी है। सब कुछ जैसा आप करते हैं वैसे ही हम करते हैं, हम बस अपने काम पे जाते हैं और वहाँ पे आपको कुछ लोग होते हैं जो हमारा मेकअप कर देते हैं, जो बाल बना देते हैं, फिर हम परफॉर्म करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, मी एंड पत्रलेखा, ऑफकोर्स वी लिव अ वेरी रियल लाइफ। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार इनके पास ना बहुत होगा, मतलब, तो वो एक चीज़ से कई बार लगता है, कैसे कहीं आप जाओ, कोई चीज़ अगर 200 की है, 2000 की है, तो बोलेंगे 5000 मान लो फॉर एग्जांपल, कि अरे सर आपसे तो, आपको क्या ऐसा कमी है सर? नहीं भाई, है कमी। कमी है। कि हमारा कोर तो वही है। करेक्ट, प्री फेम कोर जिंदा रहता है। ओके। ऑल्सो नहीं, एक चीज़ और उस पोस्ट फेम स्ट्रगल में ये है कि लोग मुझे बोलते हैं अरे आपने LSD से शुरुआत की, सो डेयरिंग, सो नाइस। लाइक भाई से कुछ बुफे था नहीं मेरे पास कि ना ये वाली फिल्म है, मैंने ये चुनी, मेरे पास वही थी तो मैंने उसी में जान लगा दी। पोस्ट फेम ये है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, देन यू हैव टू बी सिलेक्टिव। क्योंकि मुझे लगा कि 2 साल मैंने शायद कुछ अच्छे डिसीजन नहीं लिए, लेकिन अभी एज आई सेड पोस्ट आई एम वेरी वेरी अवेयर, और मैं बहुत कॉन्शियसली ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरह की फिल्म्स करूँ। लेकिन ना कहना बहुत मुश्किल होता है। ना कहना आई थिंक हाँ कहने से ज़्यादा मुश्किल होता है। अब भी मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है। क्यों? बिकॉज आपको तो लगता है कि ऑफकोर्स सही है कि आपको नहीं कुछ समझ आया तो यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, पर सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा उस पर वो नहीं पता है।
नो माई प्रोसेस हैज़ बीन द सेम. मुझे हमेशा से मैंने यही फॉलो किया है कि बहुत ईमानदारी से सामने वाले को बता दो कि यार आप इस मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ, या आप इस तरह की कहानी अभी नहीं आपको समझ आ रही है. और हाफ हार्टेडली आके करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है. फिल्म पे असर होगा. लेकिन तब भी आई थिंक आई वुड से कि हाँ, थोड़ा वो ना कहना जो है वो टफ होता है. ना कहना और फायर करना मेरे लिए दो बहुत मुश्किल चीज़ें थी, क्योंकि मेरा दिल बहुत साफ है, आई फील. आप भी इसलिए कह रहे हो. करेक्ट. इसका दिल ज़्यादा साफ होता है, Correct. उनके लिए ना कहना ज़्यादा मुश्किल होता है. पर ये एक लाइफ स्किल होती है. करेक्ट. आई फील करेक्ट. एटलीस्ट लाइफ के साथ मैंने खुद के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ये स्विच लाई है कि इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आई एम अ प्रोफेशनल. मैं दिल वाला Correct. रणवीर नहीं हूँ. करेक्ट. मैं दिमाग वाला रणवीर. Correct, दैट्स जस्ट व्हाट आई फील. आई थिंक यही प्रॉब्लम है हम लोगों की ना. हम लोग थोड़ा दिल से ज़्यादा एक्टर्स बह को और जाते भी हैं. ज़्यादा. हाँ. आप में और मेरे में फ़र्क ये है कि आई फील आई एम अ बिजनेसमैन, आई लुक एट माई सेल्फ ऑल्सो लाइक अ बिजनेसमैन. आप एक आर्टिस्ट हो, प्योर आर्टिस्ट हो, तो आपका सारा काम आपके दिल से ही निकल के Correct. आता है. दैट्स वाई वो Correct. मासूमियत, नाजुकता रहनी चाहिए किसी के दिल में. आई थिंक उसको ज़िंदा रखना ज़रूरी भी है. या और ये मुझे उस दिन मैं हम लोग किससे बात कर रहे थे, मैं और दो लोग और थे, और मुझे एक्चुअली बात मुझे याद नहीं रहा किसने बोली थी, बट मैं LA में था एक बार, तो वहाँ पर किसी ने बोली थी. देन आई थॉट ओवर इट कि एक अच्छा जो आर्टिस्ट होता है ना, वो अच्छा इंसान होगा ही. और वैसा वर्सा, कि मतलब अच्छा इंसान अगर है तो वो अच्छा आर्टिस्ट बनेगा. अगेन एक्सेप्शंस होते हैं, बट फिर मैंने सोचा एक्चुअली हाँ कि जो लोग मुझे पसंद हैं, अगर बाहर से देखे तो टॉम हैंक्स, डैनियल डे लुइस, मेरिल स्ट्रीप, ये सब अच्छे लोग हैं, ये सब अच्छे प्यारे लोग हैं. इनकी एनर्जी समझ आता है आपको कि किस तरह के लोग हैं. मुझे लगा यार ये बात तो सही है एक्चुअली. अगर आपको अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो अच्छा इंसान होना ही पड़ेगा आपको. अदरवाइज वो आपकी एनर्जी में दिखेगा, आपके काम की एनर्जी में भी दिखेगी आपका वो बिहेवियर. मैं एक बहुत रैंडम चीज़ कहना चाहूँगा, पता नहीं मुझे इस पॉडकास्ट में क्यों कहनी है, पर आई एम फीलिंग लाइक बचपन में ना जब भी मैं पुराने हिंदी फिल्म्स देखता था, अच्छे लगते थे पर रजिस्टर नहीं होते थे. एंड आई डोंट रिमेंबर वॉचिंग ओल्ड, वेरी ओल्ड, मतलब 60s 50s के हिंदी फिल्म्स आफ्टर द एज ऑफ 10. मतलब दादा दादी के साथ बैठ के देखता था. पर कल रात मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी. आई सॉ मे बी लाइक 1/6 or 1/5 ऑफ इट. एक फिल्म है, गुरुदत्त की फिल्म है, प्यासा. हाँ ऑफ कोर्स. बहुत एक्चुअली जेनजीज ने कम देखी है, बट इतनी ज़्यादा टेक्निकल फिल्म, इतना ज़्यादा दिमाग लगाया उस फिल्म में. ब्लैक एंड वाइट फिल्म है. करेक्ट. कुछ लोगों को स्लो लगेगी क्योंकि स्टोरी बहुत झट से मूव नहीं होती, बट सीन टू सीन प्रोग्रेशन, हर सीन के अंदर जूम इन कैसे होता है. मतलब एक्चुअली आई फील कि गुरुदत्त अपने दिमाग में जो वो कहना चाह रहे थे एज अ स्टोरी, वो कैमरा के थ्रू कह रहे थे. फिर ब्लैक एंड वाइट में आप किस तरह के फ्रेम सेलेक्ट करते हो टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, किस तरह कलर पैलेट सेलेक्ट करते हो आप, वो सब भी है. भारत के बारे में बताइए 50s 60s 70s 80s 90s 2000 2010s पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हर कोई फिल्म स्कूल नहीं जाएगा. करेक्ट. जो भी आपने सीखा. आई थिंक हमने शुरुआत बहुत कमाल की थी. ऑफ कोर्स 31 में हमने आला मारा बनाई थी, पहली टॉकी हमारी. पर उसके बाद जो 50s 60s का दौर था बहुत अच्छा था. मतलब सिर्फ यहाँ नहीं, रीजनल लैंग्वेज में भी जो फिल्म्स बन रही थी वो भी बहुत अच्छी. रे, घटक, सत्यजीत रे की आपूस ट्रिलॉजी वो ज़रूर देखिए. ऋत्विक घटक दा की मेघेडा का तारा, नागरेक, रिवर कॉल्ड टीथस, बहुत अच्छी फिल्म्स बना रहे थे. थोड़ा सा पॉज करें 50s और 60s में. मेरे ख्याल से हैवी फिल्म्स, इम्पैक्ट ड्रिवन फिल्म्स, ये मैंने पढ़ा है. इम्पैक्ट ड्रिवन थी, बट हाँ बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म्स थी. मतलब पाथिर पांचाली देख के बाहर भी सब हिल गए थे कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई फिल्म बनी है. फिर ऋत्विक घटक साहब की फिल्म आई, तो ये हमेशा चलता रहता है कि हुज बेटर, घटक और रे, ये एक कंपैरिजन हमेशा रहता है. उसके बाद आई थिंक 70s भी बहुत अच्छा था. 70s में जब मनमोहन देसाई, हालांकि कमर्शियल सिनेमा था लेकिन ठीक कमाल की स्टोरीज थी. यश चोपड़ा जी जो बना रहे थे, मनमोहन देसाई सर जो बना रहे थे, और एक तरफ श्याम बाबू आ गए थे, कुमार शानी आ गए थे, गोविंद निलानी जी आ गए थे, तो ये सब बना रहे थे. तो बहुत कमाल का दौर था कि दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल सिनेमा साथ में चल रहा था. फिर 80s में आई थिंक धीरे धीरे हमने कुछ हुआ हमारे सिनेमा को. आई वोंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वोंट से कि वो ख़राब था कि अच्छा था, लेकिन जो एक तरह की स्टोरी टेलिंग थी ना, उसमें बहुत बदलाव आ गया. 80s 90s में बहुत बदलाव आया. फिर हमको पता ये वो सब फिल्म तो ऑफकोर्स हम सब ने देखी हैं 90s की, जिस पे हम बड़े हुए हैं.
प्यार वाले फिल्म। हाँ, प्यार वाले फिल्म, हीरो हीरोइन विलन कि ये जो एक फॉर्मूला होता था, इस पे हम बड़े हुए हैं। लेकिन लकीली 2000 में फिर एक नई जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स आए, दिबाकर, इम्तियाज, विशाल सर, अनुराग कश्यप सर, ये सब आए, हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा। इन्होंने सिनेमा की लैंग्वेज वापस, रामू, आई थिंक द बिगेस्ट नेम वाज राम गोपाल वर्मा। दैट मैन हैज चेंज्ड, ही हैड चेंज द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा। उन्होंने स्टोरी टेलिंग की परिभाषा को विद सत्या बदल के रख दिया था, विद शिवा फर्स्ट, बट सत्या वॉज ऑफ कोर्स द फर्स्ट लाइक हिंदी फिल्म, लैंग्वेज फिल्म जो इतनी बड़ी चली भी थी, हिट हुई थी। तो फिर से सिनेमा जो है हमारा 70s में जो हमने छोड़ा था ना, वो वापस आ गया था। लेकिन अब अच्छी बात क्या हुई थी कि ये सिनेमा बॉक्स ऑफिस पे भी चल रहा था, विच इज़ ग्रेट। तो आई थिंक वो अभी तक कंटिन्यूटी में है लकीली। सिनेमा मुझे लगता है कि हर 15-20 साल में बदलता है, जो कि अच्छा भी, बदलना भी चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है, उसमें सिनेमा में भी आना चाहिए, वो बदलता है। तो फिर वो सिनेमा वापस से अभी उसी दौर पे चल रहा है जहाँ पे जिस तरह की फिल्में राम गोपाल वर्मा बना रहे थे, फिर दिबाकर आए, वो अपनी एक कमर्शियल कॉमेडी लेके आए, घोसला का घोसला ओए लक्की, लेकिन अलग ही स्टोरी टेलिंग थी। LSD अलग ही फिल्म थी। फिर मोटवानी आए, उन्होंने लुटेरा और उड़ान और ट्रैप्ड। सो आई थिंक कमाल की अभी आई थिंक राइट नाउ जो स्टेट है हमारे सिनेमा की, वो बहुत अच्छी है। बिकॉज बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, हमें पता नहीं होता है, पर इंडी स्पेस इतना बड़ा है ना, इतनी कमाल की फिल्म्स बनती हैं इंडी स्पेस में, जो हमें शायद पता भी नहीं होता है। I don't know if I can, of course, vouch for it, but Mubi, if I can promote, but Mubi is that, of course, that platform जहाँ पे आपको ये सब फिल्म्स देखने को मिलती हैं जो अदरवाइज नहीं मिलती हैं अमूमन बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। तो मूवी पे बहुत सारे कमाल की फिल्म्स हैं हमारी, इंडी फिल्म्स जो हम देख सकते हैं। अब देखते हो अभी भी इंडी फिल्म्स? ऑफ कोर्स देखता हूँ। Because it helps your craft? It helps my craft. It helps me to find new exciting filmmakers. क्योंकि आगे चल के यू नेवर नो, आई वुड लव टू वर्क विद देम कि इफ समथिंग किसी चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर दिया, तो आई वुड लव टू कनेक्ट विद दैट फिल्म मेकर कि हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या। अक्सर लोग ना, मतलब जनरल ऑडियंस इंडी फिल्म्स नहीं देखती अनलेस दे अंडरस्टैंड लाइक सिनेमा। इंडी फिल्म देखकर मिलता क्या आपको, आपके दिल को? कहानी, ऑफ कोर्स, किस तरह से वो कहानी कही गई है, क्या परफॉर्मेंसेज हैं, वो इतनी रियल स्पेस में होती है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग ईरानियन सिनेमा की जो बात करते हैं कि इतना रियल होता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दे मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसी तरह की जो स्टोरी टेलिंग है वो हमारे यहाँ पे भी है, पर वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म्स बना ली है, अच्छी फिल्म बना ली है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि इसको बाहर कैसे निकालें। तो वो भी एक प्रॉब्लम, आई थिंक उसके लिए भी आई होप कुछ ऐसा एक चैनल बने, एक रास्ता बने कि वो लोगों तक पहुँचे वो फिल्म। पर अगर पास्ट की बातें करें, वही वो 50s और 60s में मैंने ये नोटिस किया कि अक्सर ना जो प्रोटैगनिस्ट थे, इट वुड बी वेरी, आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड, बट वो एक सेल्फ पिटी ओरिएंटेड स्टोरी होती थी थोड़ी कि मेरी कितनी मुश्किल लाइफ है, मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वर्सेस नाउ जहाँ रियल स्टोरी ज़्यादा चल रहा है, वे पिटी इज़ नॉट हाईलाइटेड, पर हाउ टू गेट आउट ऑफ पिटी इज़ हाईलाइटेड। सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट्स अब दिखाई देते हैं कि जो आगे कैसे बढ़े। मुझे लगता है कि ये मेरा थॉट है, आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज आई डिडंट नो द फिल्म मेकर ऑफ कोर्स पर्सनली, बट मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग वो इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट आसपास था, हमारा देश ऊपर आ रहा था धीरे धीरे, तो ऑफकोर्स ये सब था बहुत उस वक्त, उस वक्त ये सब था, वेयर पीपल वर लुकिंग फॉर वर्क, उनको समझ नहीं आता कि अभी क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें। तो आई थिंक वो दौर था जब फिल्म मेकर्स वो कहानियाँ कह रहे थे, स्पेशली जिन फिल्म मेकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऋत्विक घटक एंड रे साहब, ये सब क्योंकि समाज से कहानी उठाते थे, तो इन्होंने वो चीज़ें बहुत देखी हैं क्लोजली। तो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है कि उस तरह का सिनेमा, उस तरह की कहानियाँ बन रही थी, बिकॉज वैसा हो रहा था। लाइक 70s में जब हम, अगेन मैंने सुना है कि जब एंग्री यंग मैन जो बच्चन साहब को हम बुलाते हैं, बिकॉज उस टाइम था बहुत एंगर, गुस्सा था, बहुत एंगर था कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए लोग कनेक्ट कर पाए विजय से। उन्होंने बहुत फिल्म में विजय का कैरेक्टर निभाया है, तो उससे कनेक्ट कर पाया कि वो अपने आप को देखते हैं उस एंग्री यंग मैन में। आई थिंक सिनेमा जब चल रहा होता है, जो चीज़ समाज में चल रही होती है, उससे भी बहुत कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आता है सिनेमा पर भी। इसलिए अभी आप जो बोल रहे हैं, विच आई थिंक अगेन इज राइट, कि हाँ सेल्फ पीटी है, पर सोल्यूशन ढूंढना है उसका और सक्सेसफुल होकर निकलना है, तो वही चल रहा है। थोड़ी सी एस्पिरेशनल फिल्में ज़्यादा चल रही है, एस्पिरेशनल फिल्में ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि वही आई थिंक हमारा देश वहीं जा रहा है। श्रीकांत सेम लॉजिक है, एस्पिरेशनल फिल्म है, एक लड़का जिसकी आंखें नहीं है, आई साइट नहीं है,
कैसे उसने बहुत गरीबी में पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा गरीब जो हम सोच भी नहीं सकते, उस गरीबी में पैदा हुआ, और वहाँ से कैसे उसने $1 मिलियन कंपनी बनाई है। ये बहुत ही एस्पिरेशनल कहानी है। तो आई थिंक वही हमारा देश वही है अभी, कि कैसे दैट्स वाई पीपल लाइक यू एंड सो मेनी स्टार्टअप्स नाउ हैव ग्रोन। मतलब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है लोगों को ग्रो करते हुए, तो इसलिए ऐसी कहानियाँ अभी चल रही हैं। जब आप किसी ब्लाइंड इंसान का कैरेक्टर निभा रहे हो एज एन एक्टर, क्या आप खुद भी सीन के दौरान ब्लाइंड हो जाते हो? राइट, होना ही पड़ता है। पर आंखें खुली हुई है। बट सबकॉन्शियसली यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे? वो पता नहीं कैसे होता है, हो वो जाता तो नहीं पता ऑनेस्टली, पर हाँ वो करना ही होता है। लाइक इस फिल्म में वही प्रोसेस था मेरा। मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन जब मैं सेट पे पहुंचूंगा और कपड़े पहन लूँगा श्रीकांत के, तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा टिल दे से पैकअप। और ये एक मिस्ट्री है, मुझसे भी लोग पूछते रहते थे कि, बिकॉज लोग मेरी हेल्प करते थे कि मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट भी अगर जाना है, थोड़ा लंबा है, तो लोग मुझे लेके जाते थे साथ में कि आई वुड होल्ड समवन्स हैंड, किसी का हाथ पकड़ के मैं जाता था। वो बताता था कि सर ध्यान से, सीढ़ी हैं 2, तो मैं स्टेप डाउन करता था, ओके 2 2 1 में गिन के। फिर मुझे बीच में लोगों ने पूछा कि राज सच में नहीं दिखाई दे रहा है क्या? मैं सर मैं आपको नहीं बता सकता अभी, मैं फिल्म के बाद बताऊँगा। क्योंकि आप जोन में थे। हाँ, मुझे रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो वैसे ये किरदार वैसे होता नहीं कि मैं सिर्फ एक्शन कट के बीच में अगर ऐसे एक्टिंग करूँ। और मुझे वैसी वाली परफॉर्मेंस नहीं देनी थी कि मतलब जो एक ऑब्वियस जो फर्स्ट थॉट आता है व्हेन यू थिंक ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, वो ऐसा ही आता है कि आप अगर आप बहुत ही क्लीशे सोचे तो पहले तो हम ऐसी वाली एक्टिंग करते थे, राइट? ऐसी वाली एक्टिंग भी देखी है हमने फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में कि ऐसे ऐसे करते हैं लोग, कोई नहीं करता ऐसा। और उसके बाद जो फर्स्ट थॉट आता है ऑब्वियस वही है कि आप शून्य में देख के और एक हल्का सा बस ऐसे ही रहते हैं, आप बिना पलक झपकाए थोड़ा सा डेड कर लेते हैं अपनी आँखों को। बट मैंने जब वक्त बिताया रियल विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के साथ, तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली 20 में से एक ही जना ऐसा है जो ऐसे बिहेव करता है, बाकी 19 देयर वाज कांस्टेंट मूवमेंट। उनकी आंखों में कांस्टेंट मूवमेंट था, फेशियल मसल में मूवमेंट था। दिन में एक डॉक्टर से मिला, मैंने बोला ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा बिकॉज वो अपने आप को देख नहीं पाते हैं, दिस इज़ हाउ दे फील देयर फेस। उनको लगता है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तो ये फील जो होता है ना कि मैं अपना फेस फील कर रहा हूँ, वो इससे होता है। व्हेन यू रेज योर आईब्रोज और देयर इज अ कांस्टेंट मूवमेंट इन योर आईबॉल्स, इससे होता है। वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो मसल, फिर वो मसल में आ जाता है ऑफकोर्स आफ्टर पॉइंट। तो मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगा। देन आई ऑफकोर्स मेट श्रीकांत, उसके साथ बहुत टाइम बिताया, बहुत कमाल कर रखा है, बहुत विटी है, बहुत कॉन्फिडेंट है, हमसे ज़्यादा नॉर्मल है, स्टिक यूज़ नहीं करता है बहुत सालों से। देन ऑफकोर्स उससे बहुत मिला, तो आई थॉट कि ये मुझे कुछ नया मिला है। आई थिंक इस तरह का विजुअली इम्पेयर्ड अभी तक मुझे मेरे जहन में नहीं है कि मैंने देखा है, तो ये करने में बहुत मज़ा आएगा। टफ था ऑफकोर्स, बहुत चैलेंजिंग था, बट दैट्स माई दैट प्रोसेस कि अगर मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, इफ़ इट वोंट बी अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी इन लाइफ, तो बहुत फेक लगेगा। अगर मैं सिर्फ एक्शन कट के बीच में सडनली एक्टिंग करूँगा और फिर नॉर्मल हो जाऊँगा तो अजीब हो जाएगा। और घर जाने के बाद, शूट के बाद ऑफकोर्स आई वुड स्विच ऑफ, बट एक हाँ, जब आप एक कॉन्स्टेंटली एक चीज़ करते रहते हो ना, तो मसल मेमोरी बन जाती है आपकी, राइट? तो कभी कभी बात करते करते बीच में भी हल्का सा मेरा वो ऐसा हो जाता था कि जो इसमें आईब्रो मूवमेंट चल रही है मेरा, तो फिर अपने आप को बोलना पड़ता है आपको, ओके यू आर लास्ट राइट नाउ। ऑल्सो डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि फिल्म खत्म हो जाए और ये मेरे साथ ही रह जाए। हुआ है कभी? न्यूटन में हुआ था, बिकॉज न्यूटन में मैं थोड़ा सा आंखों का मैंने कुछ अपना किया था कि वो थोड़ा सा बीच बीच में करता रहता है ऐसे। तो मैं फिर शूट के बाद भी मुझे कुछ दिन मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मैं बात करते करते बीच में मैं ये कर रहा हूँ ऐसे। देन आई हैड टू रियली कंट्रोल इट कि एज एन एक्टर आई कांट डू दिस, लेकिन मैं इसको हिस्सा नहीं बना सकता अपनी ज़िंदगी का। कभी कोई हेलुसिनेशन हुई है? हाँ, आई डोंट नो हेलुसिनेशन बोलेंगे, बट हाँ आई एम श्योर हेलुसिनेशन ही था। पर जब आप इमेजिनेशन में जाते हो तो बहुत ही रियल वर्ल्ड में जाते हो कि आपको दिखे। जैसे शुरू की कुछ फिल्म्स, मैंने एक फिल्म की थी रागिनी MMS, हॉरर फिल्म थी, मेरी सेकंड फिल्म थी, तो उसमें बहुत जोन में था मैं उसमें, तो मुझे हर चीज़ से बहुत डर लगता था। मुझे अगर अंधेरे में उस वक्त आप कहीं खड़ा कर दो तो मुझे लगता था कि शायद मुझे दिख जाएगा, तो मैं कभी भी किसी ब्लैंक स्पेस में 2 सेकंड से ज़्यादा देखता ही नहीं था, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर मैं 2 सेकंड देखना तो मुझे शायद कुछ एंटिटी दिख जाएगी, तो मैं देखता ही नहीं था। लाइक नहीं दिखनी चाहिए, बिकॉज वो विजुअल मुझे चाहिए नहीं अपनी लाइफ में। दिखती थी चीज़? नहीं, लकीली नहीं दिखी, बट ऐसा आपको बनाना पड़ता है अपने माइंड को कि है, कोई है।
ये एक अर्बन लेजेंड है कि जब भी कोई हॉरर फिल्म बन रही होती है तो सेट पे भी कुछ चीजें हो जाती हैं। स्त्री में हुआ था, है स्त्री में हुआ था, बोलिए। करेक्ट, स्त्री में हुआ था। हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे और हमें एक सर्कुलर आया था होटल में कि ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, कि आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, लड़कियों को बाल खुले नहीं रखने हैं, आपको लोबान जलाते हैं हम लोग हॉरर फिल्म्स में धुआं के लिए, लोबान यूज़ नहीं करना है, और प्लीज़ ग्रुप में जाना है, अकेले कहीं नहीं जाना है। तो हमने कहा ओके। तो मैंने परफ्यूम नहीं लगाया उस दिन कि रिस्पेक्ट देम, वो लोकल है उनको पता है, और लोबान नहीं यूज़ कर रहे थे। तो अराउंड 2:30 बजे के आसपास नाइट शूट था, तो 2:30 बजे के आसपास हमारे DOP को लगा होगा कि यार ये ना मज़ा आ नहीं रहा यार, लोबान तो चाहिए। तो उन्होंने लोबान चलवा दिया। और आई स्टिल रिमेंबर, एक हमारा लाइट मैन जो है वो कुछ ऐसा 15 फीट की एक वॉल थी, फोर्ट था पुराना कोई, उस पर बैठा था ऊपर अकेला। होता ना एक लाइट लगी हुई, आप उसके साथ बैठे हो, रात के 2:30 बज गए, आपको नींद में भी हो, आप थोड़े वो बैठा है और सीन चल रहा है, और धम करके वो गिरा नीचे। और फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग जैसे वो गिरा हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया है, मुझे किसने धक्का दिया पीछे से। ऑफकोर्स सब थोड़ा सहम गए थे। फिर सबसे पहली चीज़ हुई कि लोबान बंद करो भाई, लोबान नहीं चलाना है। फिर सबने ऐसे प्रे किया कि अगर वी आर सॉरी, वी हैव डिस्टर्ब समवन, हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। लोबान बंद किया, वापस रीशूट किया। लकली लाइट बॉय ठीक था, उसको ऑफकोर्स हॉस्पिटल लेके गए। बट या ये हुआ है। जो हॉरर मूवीज जंप स्केयर्स के बिना बनाई जाती है और भी ज्यादा स्कैरी होती है। दैट्स ट्रू, एक्चुअली जिसमें दिखता ही नहीं है आपको हाँ। कभी, वो सबसे ज़्यादा स्कैरी होती है। देखते हो आप हॉरर मूवीज? बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत I love ज्यादा it. क्यों? बहुत मज़ा आता है मुझे। जब भी कोई नई अच्छी हॉरर फिल्म आती है, लगता है कि उसकी बात होती है कि ये अच्छी है देखो, वो मैं देखता हूँ। मैं और पत्रा दोनों देखते हैं। फटती नहीं? अब नहीं पड़ती, अब नहीं। मैं नहीं देख पाता। अब नहीं पड़ती, मतलब अब नहीं पड़ती, ऐसा चैलेंज भी नहीं करता मैं कि अरे घुस जाऊंगा मैं तो एक किसी भी फोर्ट में अकेले, कुछ नहीं होता ये सब, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी मैं रात को कहीं जाना है अकेले तो मुझे लगे कि नहीं सुनो ना, चलो ना। बचपन में तो ये होता था। बचपन में तो मैं हमारा जो गुड़गांव में पुराना घर था, जब पुराना गुड़गांव भी था, तो आंगन था बहुत बड़ा बीच में, जॉइंट फैमिली थी हमारे, ताऊ जी, चाचा जी, मैं, दादा दादी, और टॉयलेट एकदम कॉर्नर पे था दूर कहीं। और एक टॉयलेट था, हम 16 लोग रहते थे उस घर में। तो मुझे रात को अगर जाना है वॉशरूम तो मैं अपनी मम्मी को उठाता था, बिकॉज ये सब उस दौरान जब जी हॉरर शो ये सब देखना शुरू किया था, तो वो बेचारी मेरे साथ जाती थी 2:30 बजे, और वो बाहर बैठती थी और मैं कहता था मुझसे बातें करते रहो आप, आई शुड नो दैट यू आर देयर। रिलेटेबल। बहुत सारों के लिए। आहट, जी हॉरर शो और कोई है फैंस के लिए। या क्यों पर बनाते अब थे नहीं। ऐसे शोज? आई नो यार, आई थिंक थ्रिलिंग था, हम भी देखते थे, डरते भी थे पर देखते थे। वैसे वाले देखते थे कि जैसी रात हुई मतलब भूत आएगा तो क्विल्ट के अंदर, फिर कमेंट्री सुन रहे, सब क्या हो रहा है, अभी वो भूत उसको देख रहा है, फिर अभी उसको उसका उठा लिया उसने, oh shit, अभी दिन हो गया, अच्छा दिन हो गया। बहुत स्कैरी होते थे कुछ एपिसोड्स। I know, but now when you look back, it's not that scary actually. I think उस एज के लिए हमें बहुत स्कैरी लगते थे। Now if you will go back and watch them again ना, it's not that scary. मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी है टू गो बैक। मैंने की। रियली? अचानक मैम से मिलने के बाद मैंने सोचा मैं दोबारा देखता हूँ वो, तो मैंने वो एपिसोड निकाला, मैंने थोड़ा सा देखा, मुझे लगा यार मैं क्यों डरता था इससे इतना यार। साउंड इफेक्ट्स से बहुत कुछ हो सकता है। करेक्ट, और मे बी बिकॉज आई नो हर नाउ एंड आई हैव सीन हर सो मच इन डिफरेंट थिंग्स। सबसे स्कैरी हॉरर मूवी आपको कौन सी लगी है जहाँ सच में फट गई इन अडल्टहुड? पैरानॉर्मल 1, पैरानॉर्मल एक्टिविटी 1, कॉन्जरिंग 1, these two I think yeah the most scary ones. Yeah, honestly 90% ना वो स्कैरी होती नहीं है, बहुत कम होती है जो अच्छी स्कैरी फिल्म होती है, पर देख लेते हो आप फॉर थ्रिल, बट जो सच में डरा दें आपको, जैसे कॉन्जरिंग 1 देख के मैं डर गया था। एक बहुत कमाल का किस्सा है, मैं एक्चुअली FTI नया गया था पूना, फर्स्ट ईयर में था, और गुड़गांव से पला बड़ा था, थिएटर ही करता था कॉलेज में भी, तो इंग्लिश वॉज अ सब्जेक्ट फॉर अस। इंग्लिश मैंने जितनी भी सीखी एक्चुअली बॉम्बे आके बात करते करते सीखे, बिकॉज इंटरव्यूज़ बहुत सारे यहाँ इंग्लिश में होते हैं। तो मैं FTI में गया नया, तो मुझे लगा क्लासेस हो जाती थी ख़त्म 6 बजे तक, तो आई थॉट कि चल कुछ फिल्म देखने जाता हूँ आज अकेला, और होम सिक भी हो रहा था। तो वहाँ पे एक E² करके एक बहुत बड़ा थिएटर है, वहाँ गया मैं, मैंने देखा क्या क्या लगा हुआ है। उस टाइम तो ये सब नहीं था ऑफकोर्स ऑनलाइन, तो आप देखते थे जाके फिजिकली। तो एक फिल्म थी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और मुझे कोई आइडिया नहीं है एक्सॉर्सिज्म का मतलब क्या होता है उस वक्त। मुझे लगा वो इंग्लिश फिल्म एमिली रोज, लगता है कोई ट्रू स्टोरी टाइप फिल्म है, ये देख लेते हैं। तो मैंने एक टिकट ली, मैं अंदर गया अकेला,
और वो सब उसके सबसे बड़े स्क्रीन में वो फिल्म चल रही थी, लगभग आई थिंक कोई 1000 सीटर है वो, उसके अंदर 6 लोग बैठे होंगे और मैं एक कोने में था और मेरे आसपास कोई नहीं, और मुझे लग रहा है कि मैं कोई अच्छी बायोपिक टाइप देखने आया हूँ। और मैंने फिल्म देखना शुरू किया और लगा एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ये तो चीटिंग है, ये तो नहीं बताया था मुझे। एंड आई थॉट क्या अभी देख ही लेता हूँ यार, भी आया हूँ तो। मैंने पूरी फिल्म देखी और अगेन फिर वो हफ्ता बहुत ख़राब रहा मेरे लिए। वो जो डर था ना कि वो तो कहानी आपके लाइफ में घुस जाती है, घुस जाती है, आपको लगता है कि एमिली रोज है पीछे। मैं अपने हॉस्टल बेड पे लेटता था, मैं और जयदीप अलावत मेरा बैचमेट है वो, हम दोनों साथ में एक शेयर करते थे एक रूम में। ऐसे मैं जल्दी चला जाता था सोने में, ऐसे लेटा हुआ हूँ तो कबर्ड के ऊपर स्पेस होता था, अगर मैं दीवार की तरफ मुँह है तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि एमिली रोज पीछे बैठी है, वो कबर्ड के जो ऊपर स्पेस है ना वहाँ पे बैठी है वो, और मैं कह रहा हूँ नहीं कुछ नहीं है, अरे वो बैठी है, अरे नहीं कोई नहीं बैठा है। तो फिर मैं अपने आप को बोलता था कि 2 ऑप्शन है, या तो तू बाहर भाग जा सबके साथ चिल कर जाके, और फिर जब जयदीप आए तो साथ में आ जाओ, या फिर तू पलट के देख ले और उसको फेस कर, बैठी होगी तो बैठी होगी या तो नहीं बैठी होगी ना, बात खत्म हो जाएगी। तो मैं बोलता था कि अच्छा मैं ना पलट रहा हूँ, 3 तक गिनूंगा मैं, 1 2 3। ऑफकोर्स कोई नहीं होता था कोई भी नहीं होता था, बट आई एम ग्लैड आई डिड दैट, बिकॉज मैं एक बार अगर बाहर जाता ना, मैं हर बार बाहर जाता। लेकिन वो एक हफ्ता आपके दिमाग के साथ ये हॉरर फिल्म्स, अच्छी हॉरर फिल्म्स प्ले करती हैं। मैं एक हफ्ते के लिए ना ही चेहरे को धोता हूँ ना ही बाल को धोता हूँ। क्यों? क्योंकि बाथरूम में जब आप चेहरे या बाल को धोते हो आपको आंख बंद कर और आंख खोलते हुए ऐसा लगता है कि भूत यहीं खड़ा होगा। आई कैन रिलेट टू दैट, यस। ये हुआ है बचपन में कि साबुन लगा के जल्दी से धो लेना है। बचपन में मेरे साथ अब भी होता। मैंने गलती कर दी हेरिडिटरी देखकर। वो एक ऐसी फिल्म जहाँ कम जंप स्केयर्स है। मैंने एक्चुअली हेरिडिटरी देखी नहीं है अभी, करेक्ट, पर मैंने सुना बहुत है उसके बारे में। हेरिडिटरी को लेकर सबसे डरावनी चीज़ ये है कि जो एंड में विलन दिखाया गया है वो एक भूत नहीं, वो एक इंसान है। नहीं डिमोनिक एंटिटी है, डीमन है, जिसे हमारे समाज में दानव या असुर कहा जाता है। करेक्ट। ठीक है, वो एक एक्चुअल असुर है, पर वर्ल्ड की माइथोलॉजी में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में उस डीमन का एक रोल रहा है। जैसे मतलब क्रिश्चियनिटी में चर्चेस होते हैं, जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना होती है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, बाइबल में मेरे ख्याल से कहा जाता है कि सेटन भी होता है, यानी कि डेविल। करेक्ट। और डेविल के टीममेट्स भी होते हैं या असिस्टेंट्स कह लो। बहुत सारे जो मेरे रोमन कैथोलिक फ्रेंड्स हैं वो सेटन शब्द भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि शब्द भी कहने से वो एनर्जी आ जाती है, अट्रैक्ट करते हो। तो एक डीमन है, मैं नाम ले रहा हूँ, सॉरी, जय बजरंगबली पेमॉन, और वो एज अ विलन दिखाए गए हैं हेरिडिटरी में। उनकी पूजा कैसे की जाती है वो सब दिखाया गया। और मेरे एक रोमन कैथोलिक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें दिखाई गई है वो उस फिल्म में डेफिनेटली या तो डायरेक्टर या तो राइटर या तो प्रोड्यूसर खुद शायद उस एंटिटी की प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि बहुत एक्यूरेटली दिखाया गया। तो जब आप वो फिल्म देखते हो, उसके स्कैरी सीन सच में आपके दिल के अंदर घुस जाते हैं पिन की तरह। याद है हेरिडिटरी? मैंने वही मिस हो गई है मेरी, ये वाली मिस हो गई है, पर मैंने सुना बहुत है, मुझे मिल नहीं रही एक्चुअली अभी ऑनलाइन। आई डोंट नो वेयर इट इज, अभी है नहीं ऑनलाइन, बट इट दैट्स स्कैरी मैन। मतलब सोचो कि इट्स लाइक जैसे OMG 2 जो अक्षय कुमार की थी, देखिए। हाँ, ऑफ कोर्स। जब उनके शिवजी वाले सीन्स थे ना, यहाँ तो उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, यहाँ तो उस राइटर की श्रद्धा इतनी अच्छी थी कि सच में ऐसा लग रहा था कि शिवजी ने खुद उन सीन्स को डिजाइन किया है। करेक्ट। पीछे नंदी जी चल रहे हैं। वो एक मून वाली सीन है ना, जहाँ करेक्ट पीछे वो। जब वो आए थे शो पर तो उनसे मैंने कहा कि आई फेल्ट कि OMG 2 में एक एनर्जी एक्ट कर रही थी आपके थ्रू, क्योंकि शिवजी का कैरेक्टर निभा रहे। उसी तरह हेरिडिटरी में मतलब एक्चुअली डिमोनिक प्रेजेंस है उस फिल्म में। जय बजरंगबली। छोड़ो ये सब बातें। नहीं, बट एनर्जी तो होती है ऑफ कोर्स। बचपन में हम सब ने किया है ना वो वीजा बोर्ड, वीजा जहाँ ग्लास। कभी हुआ है कुछ आपके वीजा? ऑफ कोर्स हुआ है, पर पता नहीं हम खुद ही लाते थे कि सच में होता था। जब हॉरर मूवी कर रहे हो तो मैंने स्त्री देखी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे स्त्री ऑनेस्टली। बट डू यू फील कि आप एक्चुअली उस रेल्म की चीज़ों के साथ थोड़ा सा काम तो कर रहे हो? एटलीस्ट राइटर्स तो कर रहे हैं। ये स्त्री आई थिंक फिर भी क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी है तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि माहौल सेट पे ज़्यादातर फन ही रहता था,
और उसमें क्या है, हॉरर 20% है, कॉमेडी 80% है, तो वो बैलेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो जो सब सीन्स भी हैं जहाँ पे क्लाइमैक्स में वो मेरे पास आती है और मैं ऐसे आंखों में देखो प्यार, हमारी गाँड फटी हुई है, कहाँ से लाएंगे प्यार, तो वो सब फनी है। तो उस टाइम डर नहीं लगता था इतना। पर यहाँ रागनी एमएमएस के दौरान बहुत डर था। आपने अगर नहीं देखी तो आई थिंक वो फिल्म देखो आप। इट्स अ जेन्युइनली अ वेरी स्लिक हॉरर। मतलब एक तो वॉयरिस्टिक फिल्म है, फाउंड फुटेज फिल्म है, तो बहुत बिलीवेबल बनाई थी चीज़ों को। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है हॉरर फिल्म करते हुए, बिकॉज मुझे वो माइंड स्पेस ना, इट्स वेरी टायरिंग, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली और ऑलवेज स्कैर्ड एज अ कैरेक्टर, बट ऑफकोर्स देन यू आर बिलीविंग इन इट, आप उस जोन में हो, तो बहुत थका देता है आपको मेंटली। मुझे यही डर लगता रहता था, जैसे मैंने बताया पहले रागनी एमएस के दौरान, कि प्लीज़ भगवान मुझे कोई चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो विजुअल, यू नो ना व्हाट आई एम सेइंग, वो विजुअल ना फिर वो जिंदगी भर साथ रहेगा। वो विजुअल मुझे चाहिए नहीं अपनी लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग एंटिटी साथ रहेगी, बट वो विजुअल, वो एक विजुअल मेमोरी आपके साथ चिपक जाएगी, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। लाइफ में कोई विजुअल मेमोरी चिपकी है? बचपन में मैं एक्चुअली कभी नहीं डरा, पता है, मैं बिल्कुल नहीं डरता था, स्पेशली ये सब ऐसा हॉरर, घोस्ट, ये सब। मैं अभी अर्चना मैम के साथ शूट करता, अर्चना पूरन सिंह, तो मैंने उनको बताया कि आपने मेरी ज़िंदगी में ना डर ला दिया है, भूतों का डर। जी हॉरर शो आया था बहुत साल पहले, फर्स्ट एपिसोड उसका ऐसा कुछ लॉन्च टाइप होने वाला था, जिसमें ये तो मैं अपने मामा के घर था, मुझे आज भी याद है, और मैं, सर्दियाँ थी आई थिंक, मैं एक खाट पे अकेला कंबल बैठ रज़ाई ओढ़ के, और मैं देख रहा था, और आई थिंक मामा वगैरह भी थे साइड में, और मैंने वो देखा, और उसके बाद मैं छत पे जाता था सोने, सॉरी गर्मियाँ थी, छत पे जाता था सोने, और पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि ये ना सच है, ऐसा होता है, ये चीज़ें होती हैं, भूत होते हैं, और फिर मैंने छत पे सोना बंद कर दिया। तो मैंने अर्चना मैम को बोला कि आप इतना हंसाते हो लोगों को, आपने मेरी ज़िंदगी में कितना डरा है मुझे पता है। पर आई थिंक मुझे लगता है कि मोर देन दैट, इट्स लाइक आई डोंट बिलीव ऑनेस्टली इन फिजिकल घोस्ट, बट आई बिलीव इन एनर्जीज। किसी स्पेस की एक एनर्जी समझ आती है। मुझे फिजिकल घोस्ट हैं कि नहीं मालूम नहीं है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन किस्से सुने लोगों से, दोस्तों से, वो जो कई बार होती है ना, वो वाली रात जब आप बैठ के सब हॉरर किस्से सुनाते हो एक दूसरे को, तो उन रातों में मैंने किस्से सुने हैं दोस्तों से, और काफ़ी डरावने और काफ़ी ख़तरनाक किस्से, लेकिन मैंने फिजिकली कभी महसूस नहीं किया है। बट आई बिलीव इन एनर्जीज। मैं किसी स्पेस में जाता हूँ तो फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज़ द एनर्जी। बहुत बार होता है ऐसा कि आप किसी के घर जाते हो या आप किसी ऑफिस स्पेस में जाते हो, जब आप जैसे रेंट पे घर ढूंढ रहे हो बिगनिंग में, तो हम बोलते हैं कि यार कुछ एनर्जी ठीक नहीं है इस घर की यार, एंड देन यू एंटर अनदर स्पेस, लाइक ये सही है यार, सेम ही घर होगा मेनली मोस्टली, पर उसकी एनर्जी में कुछ बात है, तो आई बिलीव इन दैट। पर एक एक्टर का फर्ज ये होना चाहिए टू बी ऑब्जर्वेशनल। ऑफ कोर्स एंड ये ऑब्जर्वेशन का एक बहुत अनऑब्वियस फैक्टर है कि किसी इंसान से कैसी एनर्जी मिलती है और किसी स्पेस से कैसी एनर्जी मिलती है। करेक्ट उसे? एब्सोल्युटली। डेफिनेटली जहाँ आप शूट कर रहे होते हो, आपकी परफॉर्मेंस उस जगह से भी अफेक्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। किसी ऐसी जगह में शूट किया जहाँ बुरी परफॉर्मेंस निकली या सही परफॉर्मेंस नहीं निकली? हाँ, नाम नहीं लूँगा ऑफकोर्स फिल्म का, पर उसकी एनर्जी सही नहीं थी, मतलब लोगों की, सेट की, जगह से ज़्यादा आई थिंक पूरा ओवरऑल जो सब लोगों की मिला के जो एक सिनर्जी थी ना, वो सिनर्जी सही नहीं थी। तो फिर आप भी अंदर जा नहीं पाते हो, वो कुछ ब्लॉक कर रहा होता है आपको, तो फिर काम भी वैसा ही होता है, तो वैसा हुआ है। Was the film a success? No. और ये शूटिंग के वक्त पता था आपको? हाँ, पता था कि नहीं यार ये सही नहीं है, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एनर्जी यार। मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, लाइक जैसे बधाई दो बनाई थी हमने, हर्ष, हम सब एक टीम, क्या सिनर्जी थी उस सेट पे, लाइक स्त्री फॉर एग्जांपल, और न्यूटन, सो मेनी फिल्म्स ऑफ कोर्स। पर एक होती है, एक एनर्जी रहती है, वो पूरी टीम की साथ आती है, वो जगह लेके आती है, वो लोग लेके आते हैं, वो स्पिरिट आती है, सबके साथ एक ही रूप बन जाते हैं सब, तो उससे चीज़ें बनती हैं। टीम स्पोर्ट की तरह। एग्जैक्टली। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द फुल टीम। आपकी एक्टिंग की एबिलिटीज बहुत फाड़ू है, ऑनेस्टली यू आर अ वेरी फाड़ू एक्टर। थैंक यू भाई। वो वायरल बज़फीड वीडियो हर किसी ने देखा, पता ना, जहाँ आप अलग अलग, बट वो एक झलक है। इवन बेस्ड ऑन योर ट्रैक रिकॉर्ड, आप शायद
सॉरी फॉर द लैंग्वेज, आप हमारे देश के एक वार्ड एक्टर हो. ओके, थैंक यू. दैट्स द ट्रूथ. जो दूसरे लोग हैं इंडस्ट्री में, आपको लगता है वो आपके साथ खुद को कंपेयर करते हैं? बिकॉज एज ऑडियंसेस समटाइम्स वी फील दैट मे बी पीपल लुक एट राजकुमार राव एज अ कॉम्पिटिशन. ये जो एक जेलसी वाली फीलिंग है, या यू नो पीपल आर थिंकिंग ऑफ यू एज कॉम्पिटिशन, वो आपको बॉदर करती है, या यू विथ मैच्योरिटी एंड एज यू गॉन बियॉन्ड इट? आई एम ऑल्सो एक 15 ईयर टाइम स्पैन का सवाल है. करेक्ट. ऑनेस्टली मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा यार, मतलब वो कैसे देखते हैं, पर मेरे दिल में ऑनेस्टली दिमाग में कभी कंपटीशन रहा नहीं. और उसका कारण ये है कि मुझे लगता है कि किसी भी आर्ट फॉर्म में कंपटीशन होना नहीं चाहिए. लाइक हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि एक्टिंग भी आर्ट फॉर्म है ना, अभिनय आर्ट फॉर्म है. जैसे पेंटिंग आर्ट फॉर्म है, यू नो. आप ये नहीं कह सकते कि यू नो माइकलएंजेलो इज़ अ बेटर वन देन रफेल. आप ये नहीं बोल सकते. तो ऐसे ही आई थिंक वो दोनों की अपनी अपनी कला है. ऐसे आर्ट फॉर्म में आपको नहीं, आई थिंक ऐसा हो नहीं सकता. आई थिंक जब आप वो समझ आ जाता है आपको से कि एक मेच्योर आर्टिस्ट अगर बनाएगा और एक माइकलएंजेलो कुछ बनाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये कंपटीशन नहीं है, क्योंकि माइकलएंजेलो ही इज स्टार्टिंग आउट. पर जब दो प्योरिटी से जब दो आर्टिस्ट आते हैं ना, एक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए. लाइक आई कांट चूज इफ मनोज सर इज़ बेटर और इरफान सर इज़ बेटर, बिकॉज वो दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत कमाल है. उन्होंने जो काम किया है, इरफान सर जो काम छोड़ के गए हैं, मनोज सर जो काम कर रहे हैं और या पहले किया है, वो दोनों में आप कंपेयर नहीं कर सकते कि हासिल के इरफान सर अच्छे हैं कि सत्या का भीखू मात्रे अच्छा है. दोनों बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे. तो लेट्स नॉट उसमें कॉम्पिटिशन में नहीं घुसना चाहिए. तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, इसलिए मैं कॉम्पिटिशन में बिलीव नहीं करता हूँ. मैं अपने आप के साथ कॉम्पिटिशन करता हूँ ऑफकोर्स, कि ऐसा नहीं हो कि 10 साल पहले जिस तरह का काम कर रहे थे अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं और कोई ग्रोथ ही नहीं है. पर क्या एक एक्टर के आसपास के लोग उस थॉट को एनकरेज करते हैं? क्योंकि यूट्यूब में ये कभी कभी होता है. हाँ, कि यूट्यूब में भी यही मेंटालिटी होती है बहुत सारों की. एक्चुअली कंपटीशन नहीं है, हर कोई अपने खुद के ही करेक्ट जर्नी पे है, बट आसपास के लोग कहने लगते हैं. नहीं, मेरे आसपास के लोगों को भी ये बहुत ही एक क्लैरिटी है. दे नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम. तो उनको पता है कि मैं किस चीज़ में बिलीव रखता हूँ, किस चीज़ में नहीं रखता हूँ. तो वो भी आई थिंक इस चीज़ में नहीं घुसते हैं कभी. उनको जबकि ये बोला गया कि कभी कोई ऐसी कहानी तुम्हें मिले, कहीं सुनो भी कि यार ये बहुत कुछ ऐसा है कि वाओ ये तो कैसे ही हो पाएगा, प्लीज़ बताओ मुझे आकर कि मुझे वही करना है, कि ये तो इतना टफ है, कौन करेगा, कि मुझे वही दो आप, मुझे उसी में मज़ा आएगा. मैं फिर से प्यासा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा. एक सीन है जहाँ वहीदा रहमान जी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है. क्या आपको याद है? एक सॉन्ग है हाँ. जहाँ वो बेसिकली बहुत प्यारे तरीके से आंखों के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू फ्लर्ट कर रही है मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो गुरुदत्त है. फिर गुरुदत्त बहुत इंट्रीग हो जाता है. फिर आई थिंक वो फिल्म रिलीज हुई थी 1957 में. वहीदा रहमान जी का बर्थ ईयर 1938 का था. मतलब शी मस्ट हैव बीन 19 साल की. हाँ, 19 years old. पर उस लेवल की एक्टिंग बहुत क्रेजी थी फॉर अ 19 year old. मतलब जिस तरह के उनके एक्सप्रेशंस थे, मतलब इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव आंखें. मेरा सवाल यह है कि उस फेज में जो 19 year olds थे, वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा देख लेते थे, या अब ज़िंदगी ज़्यादा देखने को मिल रही है? मतलब बेसिकली उनके एक्टिंग टैलेंट के बारे में आई स्टार्टेड थिंकिंग, क्या कुछ लोग ब्लेस्ड एक्टर्स होते हैं? हाँ, कुछ लोग ऑफकोर्स, सम पीपल आर जस्ट ब्लेस्ड, बहुत नेचुरल होते हैं कुछ लोग. मुझे लगता है कि अब ज़िंदगी कम देखने को मिल रही है लोगों को, फ़ोन की वजह से. फ़ोन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे. बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी ज़िंदगी वो इंस्टाग्राम और इन सब के बीच में ही रह गई. वहीं आप ज़िंदगी देख रहे हो. ट्रैवल, अपने देश में ट्रैवल करना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है. स्पेशली अगर आप एक्टर हो तो आपको देखना पड़ेगा. अगर आपको कल को एक किरदार मिल गया जो बनारस से है, आपको पता ही नहीं है बनारस, आपने सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बनारस देखा है, तो आई थिंक वो अच्छा है. अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे एक्टर बनना है, तो स्टार्ट ट्रैवलिंग, टेक आउट 20 cities, विलेजेस. और हमारे देश में इतनी खूबसूरती है, ऑफकोर्स इतनी कमाल की जोग्राफी है, तो ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दुनिया को देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही एक्सपीरियंसेस हैं
जो आपको आपकी स्पेशली एक्टिंग में जो काम आते हैं. पर्सनैलिटी इवॉल्व करेक्ट. करना एक एक्टर का वही फर्ज है. करेक्ट. पर्सनैलिटी, ऑब्जर्वेशन, जिंदगी को बारीकी से देखना, पास से देखना. मतलब वही लोगों के साथ रह के कि आपको अगर पता ही नहीं है कि ट्रेन में आप अगर जाओगे 3 दिन ट्रैवल करके तो कैसा लगता है, कि जब आप उतरते हो उस 3 दिन बाद उस ट्रेन से, तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी एक्चुअली शाम तक, आपको पता भी नहीं होता, ऐसा लगता है आपको कि हिल रही है शायद अभी भी. मेरे साथ हुआ था ये फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, तो मुझे लगा था कि मैं बैठे बैठे भी अभी भी मेरी बॉडी हिल रही है. ये 2 दिन हुआ मेरे साथ, बिकॉज ट्रेन में कॉन्स्टेंटली 3 दिन आपकी बॉडी ऐसे हिल रही है. तो ये सब बातें आई थिंक महसूस करना, फील करना, सीखना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू बी एन एक्टर. अनलेस यू ओनली वांट टू प्ले सिटी गर्ल और अ सिटी बॉय जो आपने ज़िंदगी जी है. पर हमारे देश में अगर फेम चाहिए ऑफ द हाईएस्ट लेवल विच एवरीवन वांट्स, तो आम इंसान को जानना बहुत ज़रूरी होता है. एग्जैक्टली. ये थोड़ा सा बोरिंग सवाल है क्योंकि आई एम श्योर आपको 1000 बार पूछा गया है, पर ये मैं एक बहुत ह्यूमन तरीके से पूछ रहा हूँ. आप बोर्ड हो जाते हो ये नेपोटिज्म एंगल को लेकर पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशंस में भी, पर ऑल्सो आपकी इंडस्ट्री में भी क्या कहना चाहिए? डू यू एक्चुअली गेट बोर्ड ऑफ बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन? आई थिंक जब ये बात शुरू हुई थी तब लोग पूछते थे, अभी तो आई थिंक इतना इस पे बात नहीं होती है. बट मुझे ये भी लगता है कि अभी मेरा पहले भी यही आंसर होता था कि somebody who is deserving should get it. और आई थिंक अभी लोग भी इतने काफ़ी स्मार्ट हैं, लोग भी, उनको भी समझ आता है कि इफ somebody is not deserving ना, वो ज़्यादा मौका देंगे नहीं. और प्रोड्यूसर भी आफ्टर पॉइंट अगर 3, 4, 5, 6 नहीं हो रहा है कुछ, तो उनको भी समझ आएगा कि यार यू नो व्हाट, एक्चुअली मे बी ही और शी इज़ नॉट मेंट फॉर इट. तो अभी वो वक्त वो वाला है कि आप मे बी यू हैव सम बेनिफिट्स ऑफ कमिंग फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, पर आपको अगर काम नहीं आता है तो फिर वो ज़्यादा चलेगा नहीं. विच आई थिंक इज़, अब उसमें कुछ शिकायत मैं कर नहीं सकता हूँ कि उनको काम मिले ही क्यों. अब हैं फैमिली से, उस फैमिली से, तो क्यों नहीं मिलेगा. बट आई थिंक इफ़ यू वांट टू डू दिस, इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, देन कम प्रिपेयर्ड ऑल्सो ना. आपसे 5 छीने गया या इसी की वजह से. एज अ ह्यूमन आपको कैसा लगता है? एज आई सेड, एक तो मैं कर्मा में बहुत बिलीव करता हूँ और मुझे मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ इन लाइफ, वेरी पॉजिटिव इन लाइफ. तो मुझे उस 1 सेकंड के लिए, ऑफकोर्स उस 1 सेकंड, उस एक मोमेंट के लिए ख़राब लगता है, कुछ टाइम तक ख़राब लगता है, बट देन आई मूव ऑन. लाइक या मे बी इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी. या ये सब ऊपर वाले की लीला है. या और फिर वो फिल्म बनी भी नहीं एक्चुअली. ये हुआ है. हाँ. ओके. तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अभी चलो. ओके. आई नो कि इस वजह से ना बहुत सारे केपेबल सेल्फ मेड एक्टर्स को फ्रस्ट्रेशन फील होती है कि पार्ट्स छीने जाते हैं कभी. हाँ, मुझे एक्चुअली टचवुड अभी तक ऐसा हुआ नहीं, कोई मेरे अंदर कोई एंग्स्ट, फ्रस्ट्रेशन ये ऐसा आया नहीं. बिकॉज वो आई थिंक आता है जब आप दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा तांग झांक कर रहे होते हो. एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव मेरा ये है, और मेरे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, पर आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव ये है कि जो आर्ट आपके थ्रू बनेगा वो सिर्फ आपके ही थ्रू बनेगा. दैट्स वन. वो डेस्टिनी का एक एंगल है. और दूसरा एक थोड़ा सा कट्टर एंगल है कि एक फ्रेज है, यू आर डेल्ट दीज कार्ड्स. ये भी आपकी सिचुएशन है, क्या करोगे? रोने लगोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, या हैंडल करोगे एंड यू विल मूव फॉरवर्ड. करेक्ट. तो एक वो जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा ना, जो कि कट्टरता दिखती है आप में कि यू जस्ट कॉन्स्टेंटली मूव फॉरवर्ड, इसका भी एक एंगल है कि जस्ट ब्रश इट ऑफ, डस्ट इट ऑफ, कि यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग. कांट कंट्रोल एवरीथिंग, दैट इज ट्रू. एंड वो ये सब शुरू होता है जब आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि यार उसको फिल्म मिल गई, 2 मुझे नहीं मिली, उसकी चल गई, मेरी नहीं चली, अरे ये फिल्म तो मैं ज़्यादा अच्छा कर लेता ये कैरेक्टर. पर क्यों? आपके पास भी आ जाएगा. नहीं है अगर, और अगर है तो जो है उस पर फोकस करो. यू नो, आई थिंक वो कंपैरिजन में हमेशा सिर्फ आपको प्रॉब्लम होगी, सामने वाले को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. वो आप ही कुड़ोगे, आप ही अंदर से जलोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, एंग्स्ट आएगी, यू नो, योर एनर्जी विल बिकम वियर्ड. आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बैठे बैठे, काम में दिखेगा. सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स. आई थिंक इंग्लिश आपने सीखी क्यों? क्योंकि जब मैंने LSD की और जब उसके इंटरव्यू शुरू हुए तो आई रियलाइज कि यहाँ तो सब इंग्लिश में बात करते हैं, यू नो, इन मुंबई. तो मुझे समझ आया कि अच्छा, यहाँ तो बिकॉज LSD में इफ़ यू सी इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज आई एम जस्ट सिटिंग क्वाइटली, नॉट स्पीकिंग अ वर्ड. फिर मुझे समझ आया कि ये लैंग्वेज तो आनी चाहिए.
और बिकॉज जहाँ से मैं आया हूँ गुड़गांव, जो दोस्त भी थे आसपास के सब हिंदी भाषी हैं, यू नो, एंड एज आई सेड इंग्लिश वाज जस्ट अ सब्जेक्ट फॉर अस, कि ये जैसे सोशल स्टडीज़ है, मैथ्स है, ऐसे इंग्लिश है, इसको पढ़ के इसमें मार्क्स लगे पास होना होता है। बिकॉज कोई भी लैंग्वेज आपको बोलने से आती है, आपका एनवायरनमेंट आपको वो लैंग्वेज सिखाता है, और वो कभी था नहीं। फिर यहाँ पे आया तो समझ आया कि ये तो चाहिए। देन ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड स्पीकिंग, यू नो, कॉन्वर्सिंग इन इंग्लिश विद पीपल, टूटी फूटी जैसे भी तोड़ मरोड़ के सुन के बहुत सीखता था मैं, सुन के कि अच्छा ये क्या, अच्छा ही के साथ डोंट नहीं आता, ही के साथ डजंट आता है, ओके ओके। तो ये सब सीख के फिर लोगों से पूछता भी था कि एक सेकंड, ये आपने यहाँ पे ऐसे क्यों बोला है, अच्छा ओके, हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा बात करना है, क्योंकि ये एक बहुत की स्किल होती है जिसके बारे में हमारे देश में ज़्यादा खुल के बताया नहीं जाता, क्योंकि लोग शर्मिंदा होते हैं इंग्लिश ना जानने की वजह से, विच इज़ अ वेरी वियर्ड, ये अपना कॉलोनियल हैंगओवर है कि इंग्लिश नहीं पता है मतलब आप खराब हो। करेक्ट। पर उस थॉट की वजह से लोग पूछते भी नहीं। एंड ऑनेस्टली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लाइक आई डिडंट नो बहुत दिस। बेटर होगी अभी से, तो बहुत बेटर है पहले से। बचपन में मैं सभी से हिंदी में बात करता था। स्कूल जाकर जब आप हिंदी में बात करने लगते हो अपने दोस्तों के साथ, आपको थप्पड़ मिलते हैं आपके टीचर्स। Really? हाँ, यहाँ मुंबई में? हाँ, कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर रहे। ओह, और थप्पड़ मार मार के ना आपसे वो हिंदी हटाई जाती है थोड़ी सी एटलीस्ट। और मैं कॉन्वेंट स्कूल में था टिल 4th स्टैंडर्ड। उसके बाद भी जहाँ गया वो एक थोड़ा सा फैंसी और स्कूल था, रिलायंस का स्कूल। वहाँ मेरे लिए भी एक कल्चर शॉक था, क्योंकि मैं एक बहुत बेसिक स्कूल से था। तो सोचो अगर उस बेसिक कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश को लेकर इतनी घिसाई हो रही थी, तो यहाँ कैसे घिसाई? करेक्ट। मेरे प्रोनाउंसिएशंस अच्छे नहीं थे, मेरी इंग्लिश एक्चुअली खराब थी एज कम्पेयर टू द एवरेज। तो घिसाई की वजह से मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ी, पर ये करते करते ना मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब हो गई। करेक्ट, क्योंकि आप थप्पड़ खाते थे हिंदी बोलते, प्रैक्टिस आदत छूट गई। हाँ। तो जब हमें यूट्यूब स्टार्ट करना था इन हिंदी, मेरा ये इंग्लिश चैनल था पहले, हमने एक नया, जहाँ ये चैनल अभी वो थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हुआ, और मुझे हिंदी के ट्यूशंस लेने पड़े टू टॉक ऑन स्क्रीन। ओह, क्योंकि आप दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन हिंदी ठीक है, पर जब आपको मैं लोगों को फिटनेस सिखा रहा था या पर्सनल फाइनेंस सिखा रहा था, वो एक जगह पे खड़े होकर खुद स्क्रिप्टिंग करनी होती है। तो नाउ आई फील कि मेरी हिंदी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, पर थोड़ा सा वक्त लगा, एफर्ट लगा। और आई फील कि टॉकिंग टू कैमरा फॉर इंफरटेनमेंट ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है। आपको उसमें तो लैंग्वेज पे पकड़ बहुत चाहिए आपको। तो इसी को फ्लिप करते हुए मैं आपको इंग्लिश के बारे में पूछना चाहूँगा, पूरा A to Z, क्योंकि ये लैंग्वेज सीखना एक बहुत की स्किल होती है करियर में, अकॉर्डिंग टू मी। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आप कहीं बाहर ट्रैवल भी करते हैं तो इट ऑलवेज हेल्प्स। और जहाँ से मैं आया था, हमारी तो इंग्लिश टीचर भी वो हिंदी में बात करती थी हमसे। वहाँ ऐसा नहीं था कि आपको थप्पड़ पड़ रहा है। वहाँ पे अगर मैं अपने दोस्तों में ज़्यादा इंग्लिश बोल दूँ, लगा अरे अच्छा ओ बड़ा अंग्रेज बन रहा है, वहाँ जैसे वाला था कि दे लुक डाउन अपॉन यू कि अच्छा इतनी इंग्लिश बोल रहा है। तो जब वैसे मैंने बताया कि LSD के बाद रियलाइज़ कि यार कुछ करना पड़ेगा इसका, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने इंग्लिश बुक्स को पढ़ना शुरू किया। मेरे जो दोस्त थे आसपास के जिनको इंग्लिश आती थी, मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ, जैसे मैंने कहा ना, आई एम अ गुड लिसनर, तो मैं पकड़ लेता हूँ बहुत जल्दी। इन लाइफ ऑल्सो बिकॉज एज एन एक्टर यू नीड टू, मैं बहुत सारे अलग अलग एक्सेंट्स करता हूँ फिल्मों में, तो वो मैं सुन के ही पकड़ता हूँ। तो फिर मैंने लोगों को सुनना शुरू किया कि लैंग्वेज कैसे आती है, आप सुनते हो। फिर मैंने देखा कि अच्छा कि कोई फॉर्मेशन हो रहा है सेंटेंस का, तो जैसे यू नो ही डजंट गो टू वर्क, तो कि इसने ही डोंट गो टू वर्क क्यों नहीं बोला होगा। फिर मैंने किसी और को सुना कि शी डजंट, ही डजंट, लगा अच्छा मे बी ही के साथ ना डजंट जाता है, ही के साथ आप डोंट नहीं बोलते हो। तो मैंने अपने आप को फिट कर लिया कि अच्छा शब्दों की पैटर्न रिकग्निशन, शब्दों में पैटर्न्स ढूंढ। हाँ, बताइए। करेक्ट। तो ये सब आई थिंक धीरे धीरे इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। ऐसा नहीं कि 3 दिन का कोई मैंने कभी इंग्लिश क्लास नहीं की कभी, लेकिन सीख के सुन के अपने आप सुन के मैंने उसको सुनता रहा, जमा करता रहा, स्टार्टेड यूजिंग इट इन माई लाइफ। किसी को 2 लाइन इंग्लिश में जवाब दे दिया तो लगा कि हाँ सही बोला यार। अपने आप में भी कॉन्फिडेंस आता है आपको जितना आप बोलते हो। जैसे आई एम श्योर व्हेन यू स्टार्टेड आउट इन हिंदी एंड नाउ यू मस्ट बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट देन हाउ यू वर अर्लियर। हाँ डेफिनेटली, मतलब वही ज़्यादा बात करके। करेक्ट, ज़्यादा बात करके। तो वही हुआ मेरे साथ भी। कॉफ़ी विद करण देख नहीं, कॉफ़ी विद करण भी देखा, बट हमारी जो फिल्म्स के प्रमोशन होते थे, जैसे शाहिद के टाइम पे हंसल सर के साथ बहुत ट्रैवल किया एंड हिज इंग्लिश रियली गुड, तो उनसे उठा लिया। या किसी और के साथ ट्रैवल किया, अपने दोस्त हैं अनीश, मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, तो उसके सुनते हुए पकड़ लिया कुछ। आई थिंक यू हैव टू कीप पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर, एंड देन अपने घर लाके अपने झोले में से निकाल के आज मैंने ये सीखा है तो ये करेक्ट है।
जब मैंने हिंदी अच्छे से सीखी और हिंदी में सोचने लगा तब पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी बदल गई. मैंने ये जाना हिंदी और उर्दू के बारे में भी कि दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल लैंग्वेजेस हैं. एंड आई फील कि मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया, मैं ज़्यादा एम्पैथेटिक हो गया, क्योंकि दूसरों के इमोशन ज़्यादा पहचानने लगा. करेक्ट. तो इंग्लिश सीख कर क्या बदला? इंग्लिश सीख कर ये बदला कि जब कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला तो स्पीच देने के लायक रहा. बट ये है, आई थिंक इन आवर सिटी दो वी मेक हिंदी फिल्म्स, पर हम ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं हम सब. तो ये है, आई थिंक ये लैंग्वेज आनी चाहिए. एंड फॉर सम रीज़न एज यू सेड ना, वो एक कॉलोनियल थोड़ा हमारा बैगेज है. तो आई एम श्योर देयर आर फ्यू पीपल जो हु लुक डाउन अपॉन यू. एज यू सेड ना कि बचपन में ऐसा थप्पड़ भी लगता था कि इंग्लिश में बात करो. इवन नाउ आई एम श्योर दे कांट स्लैप यू, बट दे माइट लुक डाउन अपॉन यू कि अरे क्या इसको इंग्लिश भी नहीं आती यार. मुंह पे कोई नहीं बोलता होगा, आई एम श्योर. तो वो रीज़न नहीं था. मेरा रीज़न था कि बिकॉज इंटरव्यूज़ बहुत होते हैं इंग्लिश में. एंड ऑल्सो जस्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल व्हेन यू ट्रैवल ऑल्सो आउटसाइड, यू शुड नो द लैंग्वेज. एटलीस्ट मुझे लगता है इंग्लिश तो बेसिक तो आनी ही चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें. RR भाई, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ मैं घंटों बैठकर बात कर सकता हूँ ऑनेस्टली. पिछली बार वो एक फॉर्मल सेटिंग थी. ऐसा लगा कि मैं पहली बार आपसे खुल के बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ. थैंक यू रणवीर, मुझे भी. बस यही था. आई थिंक हम पॉडकास्ट के एंड तक पहुँच चुके हैं. आप बहुत अच्छे प्रेजेंस हो RR भाई. मतलब जेन्युइनली, क्योंकि एज अ टीम ऑल्सो वी फील द गेस्ट प्रेजेंस. आपका दिल बहुत प्योर है, बहुत साफ है. I was grateful to you then. I'm grateful to you again for your time. Grateful. Thank you bro. आप भी एक आर्टिस्ट हो, एंड कुछ आर्टिस्ट होते हैं जहाँ उनके आसपास जो प्रोविडेंस है वो दुनिया को भी दिखाई देता है. अक्सर खुद को तो दिखाई देता ही है, पर आपके आसपास की जो भी ब्लेसिंग्स है, पीपल रिकग्नाइज इट. एंड ये मैं एज अ वेरी डीप कॉम्प्लीमेंट कहना चाहूँगा. वर्ड्स बेसिक है, बट प्लीज टेक द डेप्थ ऑफ इट कि यू आर हियर टू स्टे. That's what Thank you. You too. You are here to stay and rule. Thank you. Really appreciate it. Thank you for teaching me a lot just through conversation. Thank you. Likewise. Thank you for your podcasts. तो दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल एपिसोड राजकुमार राव के साथ. बताइए कि अगली बार जब वो आएंगे हमारे स्टूडियो में तो उनसे क्या बातें करनी चाहिए. और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें सुनना चाहोगे राजकुमार भाई से, या ऐसी सिनेमा ओरिएंटेड बातें? सिनेमा ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशंस मुझे बहुत अच्छी लगती है. इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस. आप बताइए आपको किस तरह की कॉन्वर्सेशंस चाहिए व्हेन इट कम्स टू फिल्म पर्सनालिटीज. श्रीकांत जाके देखिए, थिएटर में 10 मई को रिलीज हो रही है. और तब तक नमस्ते दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव. TRS को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए. विल बी बैक वेरी सून.